इस मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो इस तरह के मामलात होते हैं जो जिनका फाइनेंशियल लिंकेजेस होते हैं उसके ऊपर बड़ी कानूनी दस्तरस रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा हमारे नाजरीन को एक आम फहम अंदाज में कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई थी, उनकी जब हुकूमत आई थी, तो उस वक्त जो नैब के कवानीन है उसमें क्या तरमीम की गई थी, क्योंकि बाद में जब PDM 1 हुकूमत में आती है तो उन तरमीम को वो रोल बैक कर देती है, और जिसके नतीजे में चेयरमैन PTI जो उस वक्त यानी बानी PTI जो है उनका कहना था कि 800 अरब के करप्शन केसेस का जो है वो मुआफ़ करा लिए गए हैं इस पर्टिकुलर तरमीम के बाद। तो ये क्या मामला था सर? जी, नैब को इन तरमीम से पहले तो बहुत वसी जो थे वो इख्तियारात थे, मगर सबसे जो उसमें फाइनेंशियल क्राइम्स के लिहाज से जो आम लोगों के समझने की बात थी कि जो इसमें साबित करने का जो सारे का सारा बोझ था वो असल में बिल में डाल दिया गया था कि वो मुल्ज़िम पर होगा, और नैब सिर्फ अपना इब्तदाई जो शक की हद तक अपना सिर्फ जो बर्डन है वो साबित करेगी, और फिर सारे का सारा उन पर शिफ्ट हो जाएगा। और ये बुनियादी तौर पर इसको ख़त्म करने का मकसद ये था कि वो पहले अरेस्ट कर लेते थे, आपको पता है पहले 90 दिन तक तो वो अपनी कैद में रख सकते थे, अब उसको भी 14 दिन के रिमांड तक लिया है जो आम हमारे यहाँ कवानीन में शामिल है क्रिमिनल में। तो उसकी वजह से अब बहुत जहाँ पे वो किसी चीज़ को जब तक साबित नहीं कर लेंगे, उनके पास कोई उसका वाज़ेह सबूत नहीं होगा, वो ऐसा सबूत जो किसी अदालत में जो है वो पेश किया जा सके और वो साबित भी हो सके, वो किसी शख्स को यूँ गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे कि पहले गिरफ्तारी कर ली और फिर सबूत इकट्ठे करने चल पड़े। फाइनेंशियल क्राइम्स में असल चीज़ ये होती है कि पहले आपके पास सफिशिएंट सबूत हो ताकि आपने किसी की आज़ादी को ख़त्म करना है, किसी की आपने प्रॉपर्टी को बाद में जो है कन्फिस्केट करवाना है, तो ये समझा जाता है कि शख्सी आज़ादियों के दरमियान और फाइनेंशियल क्राइम्स के दरमियान एक तवाज़ुन आईनी तौर पर होना चाहिए कि ना तो आपके शख्सी जो राइट्स हैं यानी जिसे हम फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स कहते हैं वो वायलेट हो, और दूसरी तरफ रियासत के वो कारिंदे जिन्हें इतनी ताकत दे दी जाए कि वो आपको इस तरह के क्राइम्स में, क्योंकि ये ज़्यादातर हमें पता है कि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ होते हैं, बाकी जो आम क्राइम्स हैं और जुर्म है वो तो जाहिर है आम अदालतों में होते हैं, मगर चूँकि यहाँ मुंतखब लोग या वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो रियासत के लिए काम कर रहे होते हैं, तो फिर उनको भी कुछ प्रोटेक्शन चाहिए होती है कि बिला वजह कोई सियासी इंजीनियरिंग ना की जाए, कोई सियासी मकासद के लिए उनको तंग ना किया जाए। ठीक, और तो सर ये इंटरनेशनल जो एक स्टैंडर्ड है वो मेरे को बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होता है जो इल्ज़ाम आयद करता है, और यहाँ पे उल्टा हो गया था ये सारा मामला। जी बिल्कुल, तो फरमाया आपने। यहाँ तो इसका बहुत मजाक बना दिया गया था। आपने देखा कि नैब के जो केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे उसमें उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्चर्स पास हुए और उनको बहुत इस मामले में वार्न किया गया कि वो बहुत गलत केसेस बनाते हैं, और वो फिर लोग जो हैं उसके एक तो उनकी बदनामी बहुत होती थी, और दूसरा ये कि वो फिर जब छूट जाते थे तो लोग फिर भी समझते थे कि इन्होंने ज़रूर कोई ऐसा काम किया होगा, और नैब किसी एक को भी प्रोसिक्यूट करने में कामयाब नहीं हुई थी। तो ये बड़ी अफसोस की बात थी। अब चूंकि इनकी सारी पावर्स ख़त्म हो गई हैं सवाए इसके कि बहुत ही जब तक वो कोई केस में सबूत ना हो और वो अदालत में पेश ना कर दिया जाए, इवन वो मीडिया से भी बात नहीं कर सकेंगे, बाहर से आने वाला सबूत को भी यहाँ उस वक्त तक एडमिसिबल नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसके लिए कोई तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ फिर PDM हुकूमत जब आई तो उसने इंटरनेशनल अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस इस कानून को अंडू किया, इस तरमीम को अंडू किया, और फिर उसके बाद जो कहा जा रहा था कि 8000 अरब के केसेस जो हैं वो माफ़ करा लिए गए, तो दर हकीकत नैब के पास उसके सबूत नहीं थे। जी यकीन है, इतने सालों से ये केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे, तो क्रिमिनल केसेस में जैसे आपने देखा होगा जो नेशनल क्राइम एजेंसी UK की है वहाँ तो स्विफ्टली ऐसे केसेस का फैसला कर दिया जाता है। अब ये तो नहीं कि आप 20-20 साल लोगों के खिलाफ मुकदमा जारी रखें, उन्हें कई साल आप कैद में रखें, तो ये वाकई किसी ने फाइनेंशियल क्राइम किया है तो आपको उसको साबित करते हुए उसको सजा दिलवानी चाहिए। बिला वजह ऐसे कोई सिविल मुकदमा तो नहीं है जो वो तो उन ममालिक में जल्दी हल हो जाते हैं, हमारे यहाँ तो वो भी कई 2-2 पुश्ते चलते हैं। तो हमें अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो दुरुस्त करने की ज़रूरत थी, और जो बार बार कोर्ट भी हदायत दे रही थी कि इसको आप दुरुस्त करें,
वो मेरे ख्याल में अब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। और अब बाकी जो क्राइम है, इससे ये नहीं समझना चाहिए कि वो सारे जो 500 मिलियन से कम होंगे उनका ट्रायल नहीं होगा। अगर उसमें कोई सबूत होगा तो फिर वो आम अदालतों में, जो करप्शन की अदालतें हैं, उसमें चला जाएगा। मगर बात वही है कि उसमें कोई ऐसा सबूत तो होना चाहिए जिससे करप्शन साबित हो। ठीक है। अच्छा, और अब ये जो कहा जा रहा है कि इस तरमीम के बाद 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है वो उड़ जाएगा, उसकी कोई वक़्त नहीं रहेगी। अब ज़ाहिर है कि वो सबजुडिस मैटर ना हो, लेकिन आप उस हवाले से क्या कहते हैं? अपेरेंटली आप क्या कहते हैं, इसमें क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, जाहिर है कि उसमें अब अदालत अपने फैसला करेगी तो इस को पढ़ते हुए कि क्या उनका दायरा इख्तियार अब इस केस में रहता भी है कि नहीं रहता है। और अगर दायरा इख्तियार जाहिर है कि अब नहीं होगा तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। मगर वो तो चाहेंगे कि ये मेरिट पर भी उनके हक में हो जाए, ताकि एक सियासी आदमी के खिलाफ जो किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगा हो तो उसको बेहतर है कि एक कोर्ट ऑफ लॉ से जो है वो क्लियर करवाया जाए। वरना फिर वो सारी उम्र के लिए लोग कहेंगे जी दरअसल केस तो था, मगर टेक्निकल बुनियाद के ऊपर वो फारिग हो गया। तो ठीक है कि अगर टेक्निकल बुनियाद पे फारिग भी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि मेरिट पे जरूर इसका फैसला होना चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और बड़ी खबर है इंडिया से, जहां पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसने टैक्स पेयर ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के लिए कमेटी बनाने पे कहा है। और कहा इस कॉन्टेक्स्ट में गया है कि हुकूमत जो है जिस तरीके से आवाम से वादे करती है इलेक्शन में सच्चे झूठे, उसके ऊपर कदगन लगे और टैक्स पेयर्स जो हैं वो करें कि जनाब किसको कितना रिलीफ देना है, किसको और जो सरकारी अफसरान हैं उनकी तनख्वाहें क्या होनी चाहिए, मरात क्या होनी चाहिए। और बुनियादी तौर पर टैक्स पेयर के पैसे को इस्तेमाल किया जाता है तो जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए किसी भी पॉलिसी मेकिंग के अंदर। तो इस पर्टिकुलर फैसले को या जो होने जा रहा है ये सिमत कितनी मस्बत है? ये बहुत ही लैंडमार्क फैसला है, क्योंकि देखिए पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में जहाँ लोगों के पैसे से सारी हुकूमत चलती है, उन्हीं के पैसे से डेवलपमेंट होती है, उन्हीं के पैसे से सरकारी मुलाजिम हो चाहे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, उनका खर्चा चल रहा होता है। मगर जाहिर है कि उनकी कोई से नहीं होती। ये बहुत से ममालिक में इसको टैक्स पेयर्स बिल ऑफ राइट के जरिए 10-10, 20-20 साल स्ट्रगल हुई है। अमेरिका की स्ट्रगल इसमें है, यूके की है, फिर यूरोप में है। तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि नहीं, ये एक टैक्स पेयर का ऐसा राइट होना चाहिए। हम तो समझते हैं कि शायद वो मुकदमात के अंदर जो FBR के खिलाफ शिकायत होती है वो टैक्स पेयर बिल ऑफ राइट होता है। असल में टैक्स पेयर ऑफ बिल ऑफ राइट का यही मकसद है जो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे ये कुछ मामला जो चल रहा था और इंडिया ने पर उसमें बहुत अच्छा फैसला किया कि दरअसल उनका राइट होना चाहिए कि वो तय कर सके कि ऐसे मामला के अंदर उनकी जो आवाज़ है वो हतमी हो और उसको पूरा वजन दिया जाए। इलेक्टेड लोगों का फिर ये मकसद नहीं है कि एक दफ़ा इलेक्ट हो जाएं तो फिर वो खिलाफ कानून बात करे, या वो वादे जो उन्होंने पूरे किए थे, या वो ऐसे मकासद के लिए पैसा खर्च करे जिसका मफाद आमा से कोई ताल्लुक ना हो। तो मेरे ख्याल में तो ये इंसानी हकूक़ के लिहाज से, टैक्स पेयर बिल्स ऑफ राइट के लिहाज से सब कॉन्टिनेंट में पहली दफ़ा बहुत ही कामयाबी से ये मामला आगे बढ़ा है। और इसमें हमें उनकी अदालत उज़्मा की भी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने प्रो पीपल फैसला किया है। ठीक है, वहाँ की जुडिशरी ने तो किया, लेकिन जाहिर है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है वो चाहे इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है। गो के वहाँ पे जमहूरियत काफ़ी मुस्तहकम है और हमारे यहाँ इस तरह के मसाइल बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप समझ रहे हैं कि वहाँ का जो सियासी निज़ाम है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस निज़ाम को लाने के कामयाब होंगी, वो इसको वेलकम करेंगी? मेरा ख्याल है अब वो इस लेवल ऑफ मेच्योरिटी पे तो पहुंच चुके हैं कि आवाम की आवाज़ जो है वो उन मामलात में सिर्फ नारों की हद तक ना रहे, बल्कि जब अमली तौर पर पॉलिसी मेकिंग का वक्त आए, जब पब्लिक स्पेंडिंग का वक्त आए तो उनकी भी से होनी चाहिए। अभी बहुत से मैंने जो ममालिक की मिसाल दी जहाँ जमहूरियत बहुत अरसे से अब अपने कदम जमा चुकी है, इवन वो बजट के अंदर कितना पैसा तालीम के लिए, कितना जो है वो हेल्थ के लिए और दूसरे मामला के लिए, उसमें भी उनकी से होती है। और ये मैं समझता हूँ कि इंडिया भी अब इसी तरफ बढ़ रहा है और भी ममालिक को इसकी तरफ जाना चाहिए। और पाकिस्तान में भी
अभी हमने देखा सवाल यही पैदा होता है कि पाकिस्तान में हम कहाँ खड़े हैं। इस बजट के बाद तो हमने देखा कि जनाब वो सैलरीड क्लास एक जो है वो प्लेटफॉर्म बना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, और जाहिर है कि वो भी बड़े मसाइल हैं ये सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान कितना पीछे और नीड ऑफ द आवर क्या है इस वक्त? क्या अच्छी चीज़ किसी से अगर हम लेना चाहें तो क्या फॉलो कर सकते हैं इस मॉडल को? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो थी इतना ज़्यादा टैक्स लगने के ऊपर जो थी तनख्वाहदार तबके ने और अक्रॉस द बोर्ड इस पे अपनी यकजहती का ऐलान किया, एक अलाइंस बनाया, कुछ रिट्स फाइल हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि अदलिया को भी अब देखना चाहिए कि क्या वाकई ही हमारे यहाँ जो सफ़ेद पोश तनख्वाहदार तबका है, एक तो महंगाई, दूसरी तरफ से इतनी हैवी टैक्सेशन, तीसरी दफ़ा उनको कोई मराद भी हासिल नहीं है, जाहिर है हेल्थ की कोई, और एजुकेशन जो कि वादा किया गया आइन में वो भी पूरा नहीं किया गया। तो जाहिर है कि ये बहुत सुनहरी मौका है कि हमारी अदलिया भी इस कानून की तरफ देखे, इस मूवमेंट की तरफ देखे, अपने आइन के अंदर जो हकूक है लोगों के उनकी तरफ देखे और कोई प्रोएक्टिव फैसले भी करे, ताकि लोगों का जमहूरियत के ऊपर अपनी वोट की जो कुव्वत है उसके ऊपर उनका जो यकीन है वो और बढ़े। और फिर जाहिर है कि जब वो वोट दे दें तो उसका एहतराम भी करना चाहिए और जिस तरफ वो मैंडेट दे उसको भी फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकरामुल हक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो डाउन अभी तक मामला उसी तरह मौजूद है, और दुआ है कि ये जल्दी हल हो जाए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि पोटेंशियल पाकिस्तान में कितना है आईटी सेक्टर की डेवलपमेंट के हवाले से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनके हवाले से। तो इस पे हमारे साथ मौजूद होंगी कंवल चीमा, जिनसे हम मुलाकात करेंगे एक छोटे से ब्रेक।